आज हम भारत के इतिहास के 3 ऐसे मोड़ों पर गहराई से नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाली सदियों की कहानी लिख दी। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन घटनाओं का असली मतलब क्या था। और हमारी आज की पड़ताल 3 हिस्सों में बटी है। पहले हम दक्कन में मौर्यों के बाद उभरी एक बड़ी ताकत सातवाहन वंश को समझेंगे। ठीक है। फिर हम उत्तर भारत चलेंगे, जहां हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य के बिखराव के बाद एक नए दौर की शुरुआत की। और आखिर में उस 200 साल चली लंबी जंग की बात करेंगे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहनों से। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर छा चुका था, जब वो बिखरने लगा, हाँ, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया, खासकर मध्य और दक्षिण भारत में। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आए सातवाहन। अच्छा। सही कहा। इनका शासनकाल मोटे तौर पर पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक चला। काफी लंबा समय है। हाँ, और इनका इलाका आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ था। तो इस वंश की नींव किसने रखी? इस वंश की नींव रखी थी सिमुक नाम के एक शासक ने, लेकिन इस वंश को असली पहचान मिली इसके सबसे महान राजा से, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। इन्हें शकों का नाशक भी कहा जाता है। जाहिर है इन्होंने शकों को हराया होगा, जो उस समय एक बड़ी बाहरी शक्ति थी। हाँ, और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उस दौर में वैदिक या ब्राह्मण धर्म को फिर से मजबूती दी। अच्छा। जिससे शक और दूसरे बाहरी शासकों से चुनौती मिल रही थी। इसीलिए उन्हें वेदों का आश्रय जैसी उपाधि भी मिली। तो वो एक तरह से व्यवस्था को फिर से स्थापित करने वाले राजा थे। बिल्कुल। लेकिन सातवाहनों की कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें बाकी राजवंशों से बहुत अलग और दिलचस्प बनाती हैं। जैसे कि उनके सिक्के, उनमें क्या खास था? ये हुई ना बात। जहां ज्यादातर राजा सोने, चांदी या तांबे के सिक्के चला रहे थे, वहीं सातवाहनों ने मुख्य रूप से सीसे यानी लेड के सिक्के जारी किए। सीसे की, ये तो वाकई अजीब है। क्यों? क्या उनके पास कीमती धातुएं नहीं थी? ये एक वजह हो सकती है, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं है। तो और क्या हो सकता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सीसे का इस्तेमाल ये दिखाता है कि उनके व्यापारिक रिश्ते रोम से बहुत मजबूत थे, जहां सीसा आम था। मतलब ये सिक्के उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सुराग हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक और थियरी ये है कि ये छोटे मोटे रोजमर्रा के लेन देन के लिए बनाए गए सस्ते सिक्के थे, जो दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी। वाह, मतलब एक छोटा सा सिक्का अपने अंदर कितनी कहानियां छिपाई हुए है। बिल्कुल। और सिक्कों के अलावा एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, राजाओं के नाम। गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र। हाँ, ये अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। क्या इसका मतलब ये है कि उनका समाज मातृसत्तात्मक था? ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। कैसे? देखिए, राजा अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जो समाज में महिलाओं और खासकर राजमाता को दिए जाने वाले सम्मान को दिखाता है। ये शायद राजनैतिक शादियों के जरिए बने संबंधों को मजबूत करने का भी एक तरीका था। लेकिन क्या सत्ता भी माँ से बेटी को मिलती थी? नहीं, यहीं पर मामला बदल जाता है। अच्छा। नाम में माँ का नाम होने के बावजूद राजगद्दी पिता से बेटे को ही मिलती थी। व्यवस्था पूरी तरह से पितृसत्तात्मक थी। तो ये एक मिला जुला, बहुत ही अनूठा सामाजिक ढांचा था। हाँ, जहां सम्मान माँ को मिलता था, लेकिन सत्ता का अधिकार पुरुष के पास ही रहता था। अब बात करते हैं धर्म और कला की। आपने बताया कि वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। हाँ, शासक खुद ब्राह्मण थे और अश्वमेध जैसे बड़े वैदिक यज्ञ करवाते थे। लेकिन उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने दूसरे धर्मों को भी पूरा संरक्षण दिया। जैसे बौद्ध धर्म। बिल्कुल। उन्होंने बौद्ध मठों और भिक्षुओं को जमीन और गांव के गांव दान में दिए। ये उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। मतलब वो जानते थे कि एक बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। सही। और इसी सोच का असर हमें उनकी बनाई चीजों में भी दिखता है। अमरावती स्तूप की बात कर रही हैं आप? एकदम सही। अमरावती का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, जिसकी कलाकारी दुनिया भर में मशहूर है, वो सातवाहनों के समय में ही अपने शिखर पर पहुंचा। तो एक तरफ वैदिक यज्ञ और दूसरी तरफ बौद्ध कला। हाँ, ये धार्मिक सहिष्णुता की एक शानदार मिसाल है। तो सातवाहनों ने दक्कन में एक मजबूत और मिलीजुली संस्कृति वाले राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। लेकिन जब दक्कन में ये सब हो रहा था, तब उत्तर भारत की कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही थी। खासकर गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद
सही पकड़ा। गुप्तों के जाने के बाद उत्तर भारत में वैसी ही अराजकता फैल गई थी जैसी मौर्यों के बाद दक्कन में। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। हाँ, कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। इसी अंधेरे को चीरकर एक नया सूरज निकला जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने सत्ता संभालते ही एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। कौन सा? उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। बहुत गहरी। कन्नौज की लोकेशन देखिए, वो गंगा के उपजाऊ मैदान के बीचों बीच था, यानी व्यापार के लिए बहुत अहम। बिल्कुल, वहां से पूरे उत्तर भारत के व्यापारिक रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर एक तरह से ये ऐलान कर दिया था कि अब से उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र यही शहर होगा। और हुआ भी वही। हाँ, अगले कई 100 सालों तक जिसने कन्नौज जीता वही उत्तर भारत का शहंशाह कहलाया। पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाने के बाद हर्ष की नजरें दक्षिण की ओर घूमी। एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना। लेकिन दक्षिण का रास्ता इतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ दक्कन के एक और महान राजा से, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। ये तो दो महाशक्तियों की टक्कर थी, एक उत्तर का स्वामी, दूसरा दक्षिण का। हाँ। और इस टक्कर का नतीजा क्या निकला? नतीजा हर्षवर्धन के लिए अच्छा नहीं रहा। इस युद्ध में हर्ष की हार हुई। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत के साम्राज्य की सीमाओं का तय होना था। इस हार ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की राजनीतिक सरहद बना दिया, जो सदियों तक कायम रही। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी घटना है। हमें इस लड़ाई के बारे में पता कहाँ से चलता है? क्या हर्ष के अपने इतिहासकारों ने इस हार के बारे में लिखा? बहुत अच्छा सवाल है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। हाँ। लेकिन उन्होंने इस हार पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो स्वाभाविक भी है। तो फिर? इस जीत का सबसे जबरदस्त सबूत हमें मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। अच्छा। उसके दरबारी कवि ने इसे लिखा था और उसमें उन्होंने हर्ष के नाम पर एक काव्यात्मक तंज भी कसा है। वो क्या है? अभिलेख में लिखा है कि जिस हर्ष का मतलब खुशी होता है, इस युद्ध में उसकी सारी हर्ष यानी खुशी पिघलकर बह गई। वाह! ये एक विजेता का अपने दुश्मन पर किया गया साहित्यिक वार था। यह हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं, कलम से भी लड़ा जाता है। कमाल है। लेकिन हर्ष सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनका दौर सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अमीर माना जाता है। हाँ, वो खुद एक बहुत अच्छे नाटककार थे। उन्होंने कुछ लिखा भी था? बिल्कुल, उन्होंने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के 3 मशहूर नाटक लिखे। अच्छा। ये दिखाता है कि वो कला और साहित्य को कितना महत्व देते थे। और उनके दरबारी तो रत्नों से भरे थे, जिनमें सबसे चमकदार थे बाणभट्ट। और इसी दौर में एक बहुत मशहूर चीनी यात्री भी भारत आए थे। वो एक बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करने और ज्ञान की खोज में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके चीन से भारत आए थे। और वो हर्ष के समय में ही आए थे। हाँ, वो कई साल भारत में रहे, जिसमें से काफी समय उन्होंने हर्ष के राज में गुजारा। और उन्होंने जो देखा वो सब लिखा भी अपनी किताब सीयू की में। बिल्कुल, उन्होंने उस समय के भारत, हर्ष के प्रशासन, समाज और खासकर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। नालंदा के बारे में क्या लिखा उन्होंने? वो बताते हैं कि नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां हजारों छात्र पढ़ते थे। ह्वेनसांग का लिखा हुआ वृत्तांत उस दौर को देखने के लिए खिड़की जैसा है। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जोड़ा, उसे एक पहचान दी, लेकिन उनकी मौत के बाद वो एकता फिर से टूट गई। हाँ। और कन्नौज, जिसे हर्ष ने सत्ता का चमकता हुआ ताज बना दिया था, अब वही सबसे बड़े झगड़े की जड़ बन गया। और यहाँ से भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और थका देने वाले संघर्षों में से एक की शुरुआत होती है, त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्षों का संघर्ष। बिल्कुल। हर्षवर्धन का कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था और कन्नौज का सिंहासन खाली था। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए 3 बड़ी शक्तियां सामने आई। हाँ, भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों ने इस मौके को देखा और कन्नौज पर कब्जे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 3 शक्तियां, और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 200 साल तक चली। आखिर ऐसा क्या था कन्नौज में? कन्नौज उस समय सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रतीक था। वो सिंहासन था जिसे जीतने का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर अपना दावा ठोकना। बिल्कुल। साथ ही, जैसा हमने पहले बात की,
गंगा के व्यापार मार्ग पर होने की वजह से इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। तो ये 3 खिलाड़ी कौन थे जो इस लंबे खेल में शामिल हुए? ये 3 उस समय के सुपर पावर थे। पश्चिम से थे गुज्जर प्रतिहार, आज की राजस्थान और गुजरात से। हाँ। पूर्व में बंगाल और बिहार से थे पालवंश के राजा, और तीसरे खिलाड़ी थे दक्कन से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, लेकिन वो तो दक्षिण की शक्ति थे। वो उत्तर भारत में कन्नौज के लिए क्यों लड़ रहे थे? यही संघर्ष को और दिलचस्प बनाता है। राष्ट्रकूट बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी थे। वो सिर्फ दक्कन के राजा बनकर खुश नहीं थे, वो पूरे भारत पर अपना असर दिखाना चाहते थे। बिल्कुल। वो बार बार तूफान की तरह उत्तर भारत में आते, प्रतिहारों और पालों दोनों को हराते, कन्नौज पर कब्जा करते। लेकिन फिर उन्हें अपने घर दक्कन वापस लौटना पड़ता था। वो जीत तो जाते थे, पर उस जीत को संभाल नहीं पाते थे। तो ये 200 साल तक ऐसे ही चलता रहा, कभी कोई जीता कभी कोई और। बिल्कुल, ये एक लंबी शतरंज की बाजी की तरह था। एक पीढ़ी लड़ती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और कन्नौज शहर का क्या हुआ? कन्नौज कई बार जीता गया, कई बार हारा गया, और इस प्रक्रिया में कई बार उजड़ा भी। तो इस 200 साल की लड़ाई का आखिर में नतीजा क्या निकला? कौन जीता ये गेम ऑफ थ्रोन्स? अगर हम आखिरी विजेता की बात करें तो अंत में गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष में कामयाब हुए। कन्नौज पर उनका स्थायी कब्जा हो गया। अच्छा, तो वो जीत क्या है? हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 200 साल तक लगातार लड़ते लड़ते इन तीनों ही राजवंशों की सैनिक और आर्थिक कमर टूट चुकी थी। उनके खजाने खाली हो गए। उनके सबसे बहादुर सैनिक मारे जा चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक दूसरे को खत्म करने में लगा दी। और जब देश की सबसे बड़ी ताकतें आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं, तो बाहर वालों को मौका मिल ही जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस आपसी लड़ाई ने भारत को अंदर से खोखला कर दिया था। और ठीक इसी समय उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई ताकत उभर रही थी, तुर्क। इस संघर्ष से पैदा हुई कमजोरी ने तुर्क आक्रमणकारियों जैसे महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। तो हम कह सकते हैं कि यह संघर्ष प्राचीन भारत के एक युग का अंत था। हाँ, निश्चित रूप से ये उन महान एकीकरण भारतीय साम्राज्यों के दौर का अंत था और मध्यकालीन भारत के एक नए, ज्यादा मुश्किल दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा मोड़ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और मुकद्दर दोनों हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। चलिए आज के इस गहरी पड़ताल के मुख्य निकातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। सबसे पहले सातवाहन, याद रखने वाली बातें हैं सीसे के सिक्के, राजाओं के नाम के आगे माँ का नाम और अमरावती स्तूप जैसी शानदार कला। सही। फिर हर्षवर्धन, इनकी कहानी के केंद्र में है कन्नौज, पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा पर हार जो एक सीमा बन गई, और हुएनसांग का दौरा जिसने हमें उस युग की तस्वीर दी। और आखिर में त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए 200 साल की जंग जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। जीते प्रतिहार, लेकिन इस लड़ाई ने सबको कमजोर कर दिया और बाहरी आक्रमणों का रास्ता खोल दिया। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? क्या होता अगर ये 3 महान शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ने की बजाय एक गठबंधन बना लेती? अगर वो अपनी ऊर्जा एक दूसरे को हराने में नहीं बल्कि साथ मिलकर कुछ बनाने में लगाते, शायद भारत का अगला 1000 साल का इतिहास कुछ और ही होता। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। उम्मीद है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।